माननीय उपसभापति जी, इस चर्चा में बार बार एक बात सामने आई और कई सदस्यों ने दोहराया, विकसित भारत जी राम जी से बड़ी परेशानी है। और एक बात कही कि नाम बदल दिया, गांधी जी का नाम बदल दिया। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बापू विश्व बंधु है, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और एक बात और दृढ़ता के साथ मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे संबंध 35 साल पुराने हैं और मैंने जब भी महात्मा गांधी पर चर्चा करते हुए उनको देखा है, अत्यंत श्रद्धा और आदर के भाव से चर्चा करते हुए देखा है। बापू हमारे विचारों में है, बापू हमारी भावनाओं में है, बापू हमारी अंतरात्मा में है, बापू हमारे कामों में है। बापू भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में है। हमने सदैव बापू का आदर किया है, हमने बापू को भी माना और बापू की भी मानी है। कुछ लोग ऐसे जरूर है जो नाम कह लेते हैं बापू बापू बापू, लेकिन कभी बापू की नहीं मानी। माननीय उपसभापति महोदय, बापू जी ने तो कहा था कांग्रेस भंग कर दो, विसर्जन कर दो, विसर्जन करो, आजादी देश को प्राप्त हो गई। अब लोक सेवक संघ बनाओ प्लीज और राजनीतिक दल अगर बने। सुन लीजिए सर, उनका इतिहास आप सुन लीजिए अपना प्लीज। अभी तो मैंने प्रारंभ भी किया है उपसभापति। नहीं, ये सही नहीं। आप सब लोगों ने बोला, इन लोगों ने सुना, आप इनको सुनिए। नहीं, जयराम जी आप बैठ जाए प्लीज, बोले। लेकिन प्लीज, आजादी की लड़ाई की पूंजी को अपनी पार्टी के खाते में जमा करने के लिए कांग्रेस जीवित रखने का अपराध किया तो कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने किया। आपने कब बापू की मानी? देश का विभाजन बापू के विचार की हत्या थी। देश में आपातकाल लगाना 1975 में, यह बापू जी के विचार की हत्या थी। ऐसा भ्रष्टाचार भयानक, मेरा विषय नहीं है, मैं आज इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। क्या बापू के विचार की हत्या नहीं थी? मैं माननीय उपसभापति महोदय आज फिर अपनी वचनबद्धता दोहराता हूं, अगर हमारी सरकार चल रही है तो पूज्य बापू जी के विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार। दीनदयाल जी कहा करते थे, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा कैसे मिलेगा? वो कहते थे, मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके अगर आप भगवान की आरती उतारोगे तो प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि तीज और त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की कंदराओं में बैठ के घनघोर तपस्या करोगे तो परमात्मा दर्शन देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात नारायण के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। दरिद्र ही नारायण है, जनता ही जनार्दन है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था। और माननीय उपसभापति महोदय, पंडित दीनदयाल जी हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, जिन्होंने कहा था कभी एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और वो संकल्प पूरा किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, उनके विचारों के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। विकसित भारत जी राम जी आए। अब कांग्रेस के मित्रों को बड़ी तकलीफ हुई, मनरेगा खत्म कर दी, गांधी जी का अपमान कर दिया। माननीय उपसभापति महोदय, कितनी योजना ऐसे आई, काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना भी कांग्रेस की सरकार में आई थी, स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू के नाम पर। अब जवाहर रोजगार योजना आई, बाद में उसी सरकार, बाद में उन्हीं के नाम पे फिर दूसरी योजना नहीं बनी, नरेगा बना दी।
अगर केवल नाम बदलना अपमान है तो सबसे पहले अपमान किया स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने उस समय किया। क्या नाम बदलना किसी का अपमान होता है? और बाद में आपने नरेगा से मनरेगा, और महात्मा गांधी का नाम भी पहले नहीं रखा, पहले तो नरेगा ही थी, लेकिन जब वोटों की फसल काटनी थी तो वो नरेगा मनरेगा हो गई। आपको ना गरीब से लेना था ना मजदूर से लेना था, आपको तो अपने वोट से लेना था। नाम बदलने से अपमान नहीं होता। और जहां तक नाम का सवाल है, कितनी योजनाओं के नाम माननीय उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक परिवार के नाम पर महात्मा गांधी नहीं, गांधी जी से भी गांधी जी को चुराने वाले लोग भी हैं, एक ही परिवार के नाम से। नकली गांधी। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, 600 सरकारी योजनाओं के नाम स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा जी और स्वर्गीय राजीव जी के नाम पर रखे गए हैं। महात्मा गांधी की ये पूरा रिकॉर्ड है। अलग अलग योजनाओं के नाम। माननीय उपसभापति जी, 15 स्कॉलरशिप, 15 नेशनल पार्क म्यूजियम, 5 एयरपोर्ट या बंदरगाह, अनेकों योजनाओं के नाम, 16 राजीव जी के, 8 इंदिरा जी के, 3 जवाहरलाल जी के, और उसके साथ माननीय उपसभापति महोदय 74 सड़क जगह इमारत, 51 अवार्ड, 37 संस्थान चेयर फेस्टिवल, 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों में 55 के नाम स्वर्गीय राजीव जी पे, 21 के इंदिरा जी पे, 22 के नेहरू जी पर, खेल टूर्नामेंट या ट्रॉफी वो भी खिलाड़ियों के नाम पे नहीं, 23 राजीव जी के नाम, 4 इंदिरा जी के नाम, 2 पंडित नेहरू जी के नाम पर, और राज्य सरकार की योजनाओं के नाम भी 25 राजीव आप जी, सुनिए प्लीज। 27 इंदिरा जी, कुल 52। अगर आप कहें तो इन योजनाओं के नाम मैं पढ़ देता हूं। कहां बापूजी में श्रद्धा थी, आपने तो एक खानदान के नाम पर नाम रखे। और हम अगर एक योजना का नाम विकसित भारत जी राम जी कर दें तो आपको तकलीफ हो जाए। आखिर राम के नाम में क्या आपत्ति है? माननीय उपसभापति जी, जैसे ही मनरेगा के जगह दूसरी योजनाओं विकसित भारत जी राम जी की बात आई, तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस ऐसा लगा कि भूचाल ला देगी, संग्राम होगा, संग्राम नहीं महासंग्राम, याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं भी डर गया कि शिवराज पता नहीं क्या होने वाला है, धरती हिलेगी कि आसमान फटेगा। और एक फोटो देख के मैं और भी घबरा गया। महासंग्राम करते 2 महामजदूर, 2 महामजदूर, सर पर गमछा, कंधे पे कुदाल। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बता। सर क्या पॉइंट है? किस रूल के तहत माननीय शक्ति सिंह गोहिल रूल नंबर 238 इसलिए कि हाउस में बोलते वक्त मेंबर कोई तस्वीर नहीं दिखा सका था। मंत्री जी खुद तस्वीरें दिखाते हैं, वो कैसे चलेगा? हम भी दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। माननीय मंत्री जी, अरे दो मनरेगा के आपके माननीय कितना बार पॉइंट? माननीय प्रमोद जी, मैं माननीय मंत्री जी से अपने ज्ञान के लिए एक बात जानना चाहता हूं कि जो शहीद हो जाते हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहते, बड़े लोग होते हैं, उनके नाम पर तो योजनाएं भी हैं। और प्लीज एक मिनट, कितने रखा? वल्लभ भाई एक मिनट, सुभाष बाबू जी का नहीं ये बहस अलग जा रही हूँ।
माननीय प्रमोद जी, अब खत्म करिए, ठीक। नहीं नहीं, बहस दूसरी तरफ नहीं जाएगी, आप अपनी बात रखिए, माननीय मंत्री जी को बुलाएंगे। अच्छा कि आपने डांट के बैठा ठीक, दिया। थैंक यू। डांट के माननीय मंत्री बैठाना जी, ठीक किया। माननीय मंत्री जी, मानी मेरी बात हो गई, होने आपकी दी। बात पूरी हो गई, नहीं आई, हो गई। वो बीच में आगे, इसलिए मैं नहीं कह नहीं पाया। तो मैं फिर आपको प्लीज हाँ। जल्दी खत्म करिए, जल्दी मैं खत्म सिर्फ यह कहना चाहता हूं शॉर्ट में, संक्षेप में, कि जो इस देश के महान विभूतियां होती दुनिया में नहीं रहती, उनको स्मरण करते हुए उनके नाम पे योजनाएं चलती हैं। ये जो स्टेडियम का नाम अहमदाबाद में धन्यवाद, बदला धन्यवाद। गया है, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। DB Beck के नाम पे। यस, माननीय पार्लियामेंट ये टॉपिक का विषय से बाहर आकर के- प्रमोद जी, प्लीज टेक योर मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि यस मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, जयराम जी भी कांग्रेस के लोग बार बार ये मुद्दा उठाते रहते हैं। इस देश में सरकारी, जो माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा, सरकारी कार्यक्रम, सरकारी जगह, सरकारी रोड, सरकारी मकान, ये जितना भी सरकारी चीज है, चाहे स्टेडियम हो चाहे कोई भी हो, सरकारी चीज को आप लोगों ने एक परिवार का नाम में पूरा रखा। जो लिस्ट शिवराज जी ने बताया वो भी पूरा लिस्ट अभी तक दिया नहीं है। एक जो बार बार आप लोग जिक्र करता है, वो भारत सरकार का पैसा से कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। एक गुजरात का अपना एक निजी है, एसोसिएशन है, वो सरकारी संस्था नहीं है। वो अपने आप से एक स्टेडियम बनाया, उस पे ये टूट पड़ते हैं। ये तो पूरा सरकारी पैसा, सरकारी संस्था, सारे सरकार कार्यक्रम को ही एक परिवार के नाम में पूरा झोंक दिया है इन लोगों ने। अब माने जी, सर ये लोग क्या पाठ पढ़ाते हैं सर? स्वयं जब इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव जी जीवित थे तब इनको भारत रत्न अपने आप तो पहना। प्लीज माननीय जोशी जी, अब आप बोले, बोलिए जी। प्लीज। मैं हर एक महापुरुष की गरिमा का सम्मान करता हूं और मैंने हर एक नाम पूरे सम्मान और आदर के साथ लिए हैं, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, जब प्रमोद जी ने पूछा ही है, तो जिन्होंने ये उद्घोष किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनके नाम पे कितनी योजनाएं रखी गई। महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने कहा था खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, अपनी झांसी नहीं दूंगी, कितने लोगों का नाम रखा था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिनने कहा था इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा, कितनी योजनाओं का नाम रखा। चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के नाम पर कितनी योजनाओं का नाम रखा। मैं दर्जनों नाम महापुरुष हैं, हमारा देश धन्य है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनने पूरे देश को एक किया, 650 रियासतों का विलय करके भारत को यह स्वरूप प्रदान किया, कितनी योजनाओं का नाम रखा। अगर प्रणाम करना है तो हर एक महापुरुष को प्रणाम करो, पार्टी और खानदान देख के प्रणाम मत करो। लेकिन उपसभापति महोदय, मैं महासंग्राम की बात कर रहा था। सचमुच में मैं पहले डर गया था और इसलिए कई जगह गया, मैं ग्राम सभा में समझाया भैया बीजी विकसित भारत जी राम जी है। अब मैंने देखा संग्राम कब होगा। पहले भीषण संग्राम की तारीख 5 जनवरी तय हुई। 5 जनवरी को हमने देखा कुछ नहीं हुआ, बोले अब 8 जनवरी को होगा। 8 जनवरी को नहीं हुआ, फिर कहा 10 जनवरी को होगा। देश में कहीं संग्राम देखा माननीय उपसभापति महोदय? मैं देश भर में घूमता रहा कि कहां संग्राम है, संग्राम तो देखूं। और वो फोटो भी मैंने देखी, सर पे गमछा, कंधे पे कुदाल, लेकिन नीचे जींस का पैंट। संग्राम महाभीषण होगा, ऐसा मत डराया करो। माननीय उपसभापति जी, पत्ता भी नहीं हिला, पत्ता भी। ये इनका विश्वास है और ये इनकी हालत है। कहां मजदूर मैदान में उतरे, मैं पूछना चाहता हूं, कहां जनप्रतिनिधि मैदान में आए, कहां नरेगा कर्मी मैदान में आए। इसलिए माननीय उपसभापति महोदय कि मोदी जी के साथ विश्वास है, जनता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। और देश ने स्वीकार कर लिया कि विकसित भारत जी राम जी ये मनरेगा से बहुत बेहतर योजना है। और माननीय उपसभापति महोदय, वो भी बता रहा हूं
पहले तो मैं ये बता दूं कि आप बड़े चिंतित थे, कई माननीय सदस्यों ने, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन उनकी आशंकाओं का जवाब दे रहा हूं। पहले तो कहा कि बजट में प्रावधान ही नहीं होगा, यह सरकार खत्म करना चाहती मनरेगा। बजट कहां से आएगा, राज्य पैसा कहां से देंगे? माननीय उपसभापति महोदय, मुझे गर्व है अपने नेतृत्व पर, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर, और मैं वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पहली बार 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो केवल केंद्र का हिस्सा है, केंद्रीय बजट में यहां किया गया। अब तक का सबसे बड़ा प्रावधान माननीय उपसभापति महोदय, और हम तो प्रावधान करते ही क्योंकि योजना लेके आए थे। ये आशंका जता रहे थे, ये आशंका जता रहे थे कि राज्य सरकार पर विकास पैसा कहां से आएगा, राज्य सरकार बजट में कहां से प्रावधान करेगी। आज माननीय उपसभापति महोदय, ये योजना इतनी अच्छी है जिसको देश की जनता ने स्वीकारा है, प्रशंसा की है। राज्य सरकारों ने भी अपने बजट में प्रावधान कर दिया। आप जानते हैं इस समय राज्य सरकारों के बजट में प्रावधान हो रहे हैं। मैं उन राज्यों के नाम बताना चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय। आप कहते थे राज्यों के पास पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। भारत की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है, केंद्र का बजट भी बढ़ रहा है, राज्य का भी बढ़ रहा है, केंद्रीय करों में राज्यों को ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा है। और इसलिए राज्य देखिए, झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपकी सरकार है। बजट में प्रावधान कर दिया 1986 करोड़ रुपया। केरला हमारी सरकार नहीं है, लेफ्ट की सरकार है, प्रावधान कर दिया 1000 करोड़। पंजाब में संजय भाई हमारी सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, प्रावधान किया 610 करोड़ 40 लाख रुपया। जम्मू कश्मीर, हमारे मित्र कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, वहां केवल 10% देना है राज्य को, 216 करोड़। हिमाचल प्रदेश, प्रमोद जी हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की। आप कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, हिमाचल ने प्रावधान कर दिया 143 करोड़ रुपया, सोचो, कांग्रेस की सरकार ने। मिजोरम में 130 करोड़ रुपया, तमिलनाडु ने प्रावधान किया, तेलंगाना प्रावधान कर रहा है, उत्तर प्रदेश 4578 करोड़, छत्तीसगढ़ 4500 करोड़, मध्य प्रदेश 4171 करोड़, बिहार 1892 करोड़, राजस्थान 4000 करोड़, आंध्र प्रदेश 3840 करोड़, उड़ीसा 2230 करोड़, आसाम 108 करोड़, मेघालय 800 करोड़, गुजरात 600 करोड़, मणिपुर 259 करोड़ 60 लाख, त्रिपुरा 173 करोड़, हरियाणा 148 करोड़, नागालैंड 118 करोड़, अरुणाचल प्रदेश 48.2 करोड़, उत्तराखंड 42.3 करोड़, सिक्किम 18.88 करोड़, गोवा क्योंकि उसमें गांव ही बहुत कम है 2.8 करोड़, महाराष्ट्र ने प्रावधान कर दिया। केवल एक सरकार रह गई जिसने प्रावधान नहीं किया जयराम जी, वो है कर्नाटक सरकार। यही एडवाइस किया है जयराम जी ने। कर्नाटक में शायद दादागिरी कर दी खड़गे जी ने, डरा दिया सिद्धरामैया जी को, कर मत देना, हमने विरोध किया, कर मत देना, हमने विरोध किया, कर मत देना, हमने विरोध किया है। अब मुझे तो कांग्रेस की नीति, नेता और नियत ही पता नहीं चलती क्या है। एक नेता बजट में प्रावधान कर रहा है, एक मुख्यमंत्री बजट में प्रावधान करते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री बजट में प्रावधान नहीं करते। ना नीति, ना नेता, ना नियत। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। ये कांग्रेस की स्थिति है। कोई प्रावधान कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है।